नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और आज मैं आपको बताऊंगा कि अनुराग यादव केस में क्या कुछ हुआ। जी हां, अनुराग यादव केस में आज तारीख थी और आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अनुराग यादव केस में जो मुख्य आरोपी रमेश है वो कैसे जौनपुर से लखनऊ पहुंच जाता है। आखिर क्यों रमेश का एनकाउंटर नहीं हो पाता। जो आरोप पुलिस प्रशासन के ऊपर लग रहे थे रमेश को बचाने को, उसमें कितनी सच्चाई है ये पूरी जानकारी आज मैं आपको दूंगा। क्योंकि अनुराग यादव हत्याकांड लगातार हमारी नजर बनी हुई है, हमारी पड़ताल चल रही है, लगातार हम खबर दिखा रहे हैं कि अनुराग यादव केस में क्या कुछ नया हो रहा है, क्या कहां तक अभी तक पुलिस की कार्रवाई पहुंची, कहां तक अभी तक राजस्व विभाग की कार्रवाई पहुंची, क्या आज लालता के घर को गिराने का उसको बेदखली का आदेश हो गया। क्योंकि लगातार लोग मांग कर रहे थे कि जो लालता का घर है उसे गिराया जाए और उसमें तारीख पे तारीख पड़ रही थी। तो ऐसे में आज तारीख थी, आज क्या कुछ कोर्ट में हुआ इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि अनुराग यादव के केस में जैसे लोग शुरू से ये अंदाजा लगाते चले आए हैं कि अब सिर्फ तारीख पे तारीख पड़ती चली आएगी, इंसाफ दूर दूर तक नजर नहीं आएगा और तारीख पड़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ है ये ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा और अनुराग के परिवार को जो इंसाफ मिलने में देरी हो रही है वो अभी काफी समय तक ऐसे ही बनी रहेगी। तो वाकई आज जब तहसीलदार न्यायालय में जब तारीख पड़ी और लोग इस उम्मीद के साथ पहुंचे कि हाँ आज शायद कोई जिरह हो जाए, कोई बहस हो जाए और लालता के घर को, लालता के उस साम्राज्य को ढहाने का, उसे बेदखली का आदेश जो है तहसीलदार कोर्ट से पारित हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और लोगों की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया और आज एक बार फिर से उस पूरे मामले में तारीख पड़ गई और अगली तारीख पड़ गई है अब 23 दिसंबर, यानी 20 दिसंबर के बाद अब 23 दिसंबर की तारीख पड़ी है। इस अगर पूरे मामले पे हम अगर एक बार सरसरी निगाहों से अगर गौर करें तो जिस तरह से तहसील प्रशासन ने नोटिस चस्पा की कि ये सरकारी जमीन पे जो है कब्जा किया गया, तो उसके बाद आपत्ति लगाने की बात आई तो 25 अक्टूबर तक की ये नोटिस जो है जमा की गई थी। नहीं, 25 नवंबर ना, नवंबर ना। तो जिस तरह से तहसील प्रशासन ने नोटिस चस्पा की और 25 नवंबर तक का ये समय दिया था कि उसके पहले आप जो है 25 नवंबर को आप आके आपत्ति जो है इसमें कोई दाखिल कर सकते हैं, तो लालता की पत्नी इंद्रावती ने आपत्ति जो है वो दर्ज कराई, जिसके बाद तारीख पड़ गई और तारीख पड़ने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। फिर इसमें जो है लेखपाल का बयान भी दर्ज हुआ। लेखपाल ने अपना बयान दर्ज कराया कि 932 की जो जमीन है उसमें क ख ग क जो है वो बंजर की जमीन है, ख जो है वो आबादी की जमीन है और ग जो है वो भूमिधर है। लेकिन 932 के अंतर्गत ही लालता की उसके जो चौहद्दी है 932 की उसके अंतर्गत ही लालता का मकान आता है, लेकिन 932 में जो है बटा नहीं पड़ा है। तो लेखपाल का बयान भी जो है वो कहीं ना कहीं गोलमोल नजर आया, जिसके चलते साफ तौर पर यह हो गया था कि अब जो है इसमें कार्रवाई वो जो है जल्दी नहीं हो सकती और जब तक बटा नहीं पड़ेगा तब तक कैसे कार्रवाई हो पाना संभव है। तो ऐसे में तारीख पे तारीख पड़ेगी और फिर से तारीख आज जब 20 दिसंबर की नियत थी और 20 दिसंबर को फिर से एक बार 23 दिसंबर की तारीख पड़ गई, तो तारीख अब 23 दिसंबर की है। 23 दिसंबर को फिर लोग इस उम्मीद में रहेंगे कि शायद 23 दिसंबर को तहसीलदार न्यायालय से लालता के उस घर को गिराने का, उसे जो है बेदखली का आदेश आ जाए। लेकिन 23 दिसंबर को क्या कुछ होगा वो हम आपको 23 दिसंबर को बताएंगे। लेकिन अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो ये है कि रमेश आखिर कैसे, जो रमेश जो मुख्य हत्यारा है, जो मुख्य आरोपी है जिसने अनुराग यादव की गला काट करके निर्मम हत्या की तलवार से, वह कैसे आखिर जौनपुर की पुलिस को चकमा देते हुए लखनऊ तक पहुंच जाता है, फिर कैसे वहां पे सरेंडर करता है, क्यों रमेश का इनकाउंटर नहीं हो पाता। तो सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हम जो है यहाँ से लखनऊ पहुंचे और लखनऊ पहुंचने के बाद हमने जब पड़ताल की तो हमें ये पता चला कि रमेश जो हत्यारा है वह सुबह सुबह जब घटना को अंजाम देता है तो घर से निकल करके भागता है। चूंकि आपको पता है कि कबीरुद्दीनपुर गांव से सटा हुआ ही जो है प्रयागराज और गोरखपुर का हाईवे है और वो हाईवे पे पहुंचता है जहाँ पे केशवपुर मार्केट है, रेलवे क्रॉसिंग है, उसी रेलवे क्रॉसिंग के पास वो पहुंचता है जहाँ पे रोडवेज बसें जो है वो ठहराव करती हैं, चाहे वो प्रयागराज से जाने वाली बस हो गोरखपुर को, चाहे गोरखपुर से प्रयागराज की तरफ जाने वाली बस हो। तो वहां पे पहुंचता है वो और वहां से सीधा बस पकड़ करके, क्योंकि वहां पे जब पहुंचता है तो ये पता चला कि उसके साथ उसका भतीजा भी वहीं पे मिल जाता है और उसे लेकर के वो वहां से सीधा पहुंच जाता है जौनपुर और जौनपुर से वह बस पकड़ता है और निकल जाता है लखनऊ। लखनऊ पहुंचने के बाद वह वहां से काटो करता है और कैसरबाग पहुंचता है, जहां पे वहां पे लोगों को ये बताता है कि उसे नजदीकी थाने जाना है, पुलिस के पास जाना है, क्योंकि वह एक हत्या करके आया हुआ है। जिसके बाद स्थानीय लोग जो है, जो बाजार के लोग रहते हैं, वो कोबरा टीम को सूचना देते हैं और मोटरसाइकिल से 2 कोबरा
कि जवान वहां पे पहुंचते हैं और एक जवान वहीं पर रुक जाता है और एक पुलिसकर्मी उसे अपनी मोटरसाइकिल पे बैठा करके ले जाकर अलीगंज थाने पे छोड़ देता है। थाना अध्यक्ष जब उससे पूछते हैं कहाँ से आए हो, तो बताता है कि मैं जौनपुर में एक लड़के की हत्या करके आ रहा हूँ। जिसके बाद वो सूचना जो है गौरा बादशाहपुर थाने की पुलिस को देते हैं और पुलिस यहाँ से जाती है। फिर वहां से लिखापढ़ी में उसकी सपुर्दगी जो उसकी रवानगी की जाती है और फिर वहां से पुलिस लेकर के उसे जौनपुर आती है और जौनपुर में उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है। अब न्यायालय से इस पूरे मामले पे फैसला आएगा, आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। क्योंकि लोग ये जानते हैं कि जिस तरह से निर्मम हत्या की गई, ऐसे में दोषी को फांसी की सजा होगी और अन्य जो दोषी हैं उन्हें जो है उम्र कैद की सजा निश्चित तौर पे सुनाई जाएगी। लेकिन इस बीच लोग लगातार ये आरोप लगाते रहे कि शायद रमेश ने पैसा दे दिया पुलिस को, जिसके चलते उसका एनकाउंटर नहीं हुआ, उसके साथ कोई मुठभेड़ नहीं हुई। क्योंकि लगातार ये देखा जाए तो आम मामलों में एनकाउंटर हो जाते हैं, मुठभेड़ होती है, पुलिस दिखाती है, लेकिन रमेश का एनकाउंटर नहीं किया था। तो जो ये आरोप थे, कहीं ना कहीं ये आरोप जो है वो गलत नजर आए। किसी तरह की इसमें जो है पैसे चलने की कोई बात नहीं है। पुलिस ने अपनी तरफ से सही कार्रवाई की है और उसे जो है अरेस्ट किया। जिस तरह से जाके उसने जो है सरेंडर कर दिया अलीगंज थाने में, उसके बाद उसको वहां से रवानगी की गई लिखापढ़ी के साथ। तो पुलिस यहाँ पे ला करके उसे न्यायालय में पेश की। इस दौरान जो एक मुख्य चीज निकल करके सामने आई वो ये आई कि लगातार जो है रमेश से राजेश जो उसका बड़ा भाई है, जो दरोगा है, वो जो है संपर्क में था। उसने कई बार जो है उसने फोन पे घटना वाले दिन सुबह भी बात की थी, उसके बाद उसने बात की तो आंकड़ा ये निकल करके आया कि कहीं ना कहीं राजेश मुझे जो है गाइड कर रहा था कि किस तरह से तुम्हें पुलिस से बचना है, किस तरह से वो अपने परिवार को उसे पुलिस से बचाना है, एनकाउंटर से बचाना है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं उसने ही जो है ये सजेस्ट किया होगा कि अब तुम वहां से निकलो और जौनपुर नहीं बल्कि सीधा राजधानी पहुंचो और वहां पहुंच के किसी थाने में सरेंडर कर दो, वरना तुम्हारा एनकाउंटर हो सकता है। जिसके तहत रमेश लखनऊ पहुंचता है और वहां पे वो सरेंडर कर देता है। पुलिस ने जो सीडीआर राजेश की निकाली दरोगा की, उसमें भी ये निकल करके आया कि उसने कई बार जो है घटना के बाद भी उसने जो है फोन से परिवार वालों से बात की थी। तो कहीं ना कहीं इसी के चलते राजेश को जो है वो साजिशकर्ता के रूप में आरोपी बनाया गया और राजेश को भी जो है अरेस्ट करके सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। तो रमेश की भी गिरफ्तारी हो गई, लालता की भी गिरफ्तारी हो गई, जो दो नाबालिग अपराधी बताए जा रहे हैं वो भी अरेस्ट हो गए और लालमोहन जो है वो भी अरेस्ट हो चुके हैं और राजेश जो दरोगा है वो भी गिरफ्तार किया जा चुका है। तो सभी आरोपी सलाखों के पीछे हैं। अब लगातार लोग यही मांग कर रहे हैं कि जो विवाद की जड़, जो लालता ने वो मकान बना के रखा है ग्राम समाज की जमीन पे, बंजर की जमीन पे, उसे ढाया जाए। लेकिन उसके लिए अब तारीख पे तारीख पड़ रही है और अगली तारीख 23 दिसंबर की नियत हो गई है। अब 23 दिसंबर को देखिए कोर्ट से क्या कुछ फैसला आता है, तहसीलदार कोर्ट से क्या 23 दिसंबर के पहले जो बटा पड़ने की प्रक्रिया है वो हो जाती है, क्या 23 दिसंबर को कोई जिरह होती है, क्या 23 दिसंबर को कोई बहस इस पूरे मामले पे होती है, क्या 23 दिसंबर को तहसीलदार कोर्ट से लालता की बेदखली का, उस मकान को गिराने का, उसे जमींदोज करने का आदेश पारित होता है, या फिर 23 दिसंबर को फिर से अगली तारीख पड़ती है। क्योंकि जिस तरह से इसमें तारीख पे तारीख पड़ रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो न्याय प्रक्रिया है, जो इंसाफ में देरी हो रही है, उसे लोग अब सवाल उठाना खड़े कर चुके हैं कि अब जो है अनुराग के परिवार का ये पूरा मामला ऐसे ही ठंडे बस्ते में पड़ जाएगा और तारीख पे तारीख पड़ती रहेगी और लालता का वो जो साम्राज्य है, वो जो मकान है, जो चिंगाड़ चिंगाड़ के ये कह रहा है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, प्रशासन मेरा कुछ नहीं कर सकता। और जिस तरह से लालता ने जो अपनी साजिश के तहत, पूरी प्लानिंग के तहत जो पूरा घटनाक्रम किया, तो उस तौर पर नजर आ रहा है कि अब इसमें लंबा समय चलेगा और ये मकान जल्दी गिराने का या इसे जमींदोज करने का, इसे ध्वस्त करने का कोई भी आदेश तहसील प्रशासन द्वारा जारी नहीं हो पाएगा। और मुझे लगता है कि संभवतः लालता ने सब कुछ जो है प्लानिंग पहले से कर रखी थी और उसे पता था कि किस तरह से उसे मकान का निर्माण कराना है। शायद उसे पहले से पता रहा होगा कि 932 जो जमीन है उसमें अभी बटा नहीं पड़ा है, तो इसके चलते ही उसने ये सब निर्माण कराया और उसने इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन लालता को ये नहीं पता था कि वह एक खिलाड़ी की, एक भारत के भविष्य की, एक युवा होनहार अनुराग की जिसकी हत्या कर रहा है, उसके बाद कानून उसे छोड़ेगा नहीं। उसे निश्चित तौर पे सलाखों के पीछे जाना है, भले से उसका बेटा दरोगा ही क्यों ना हो, भले से उसका बेटा कोई उच्च अधिकारी ही क्यों ना हो, लेकिन उसे सलाखों के पीछे जाने से, उसे गिरफ्तार होने से कोई नहीं बचा सकता। और हुआ वही, जैसे ही लालता, उसके परिवार ने जघन्य अपराध किया, उसके बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। न सिर्फ लालता को अरेस्ट किया बल्कि रमेश और राजेश जो उसका बेटा, जो दरोगा बताया जा रहा था, वो भी अब सलाखों के पीछे पहुंच गया है। तो पूरा परिवार अब जो है वो बर्बादी के कागार पे है। क्योंकि जिस तरह से अनुराग का परिवार उसने बर्बाद किया, तो उसके बाद अब उसकी भी बर्बादी का सिलसिला उसी समय से शुरू हो गया। और अब जो लालता का घर है, घर में महिलाएं भी नहीं रह पा रही हैं, कोई भी नहीं है। और जो ये साम्राज्य जो लालता का बना हुआ है, यहाँ पे भी लोग इसको गिराने की मांग कर रहे हैं कि जो नया मकान लालता ने बनाया है उसे भी ध्वस्त कर दिया जाए, उसे भी गिराया जाए। और फिलहाल लोग लगातार मांग कर रहे हैं। अब 23 दिसंबर को पूरी कार्रवाई, देखिए क्या कुछ होता है, कोर्ट से क्या कुछ निकल के आता है, वो 23 दिसंबर को हम आपको बताएंगे। फिलहाल आज के लिए इतनी ही जानकारी थी।
जय हिंद, जय भारत।